हेलो गाइस, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एके ज्ञान सेंटर में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी के चैप्टर 4 की, जो कि है सामाजिक विज्ञान का चैप्टर। तो दोस्तों, इस चैप्टर में जो आज का हमारा पार्ट है वो है चौथा, और जिसका नाम है मानचित्र। इंग्लिश में मानचित्र को कहते हैं मैप। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कोई डाउट हो तो भी आप हमें बताइएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे क्या लिखा है कि आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, इससे पहले जो आपको हमने पार्ट पढ़ाया था चैप्टर नंबर 3, उसमें दोस्तों मैंने आपको ग्लोब के बारे में बताया था कि ग्लोब कई प्रकार के होते हैं। अगर आपने पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट दोस्तों नहीं पढ़ा है क्लास 6 का, तो आप हमारे एंड स्क्रीन पर या फिर आई बटन पर जाकर भी उस पार्ट को पढ़ सकते हैं, या आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सभी चैप्टर मिल जाएंगे, या आप प्ले लिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप क्या लिखा है यहाँ पे कि ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। दोस्तों, आप ग्लोब में अध्ययन तो कर सकते हैं, आपको पृथ्वी जैसा बिल्कुल प्रतीत होगा, लेकिन उसकी कुछ सीमाएं हैं, यानी कुछ लिमिटेशन है जिसके दायरे में ही आपको अध्ययन करना पड़ता है। तो जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब हमें क्या चाहिए होता है दोस्तों? तब हमें ग्लोब की आवश्यकता होती है, और उस स्थिति पर ग्लोब हमें काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पूरी पृथ्वी के केवल किसी एक भाग का अध्ययन करना चाहते हैं, जैसे किसी देश का, किसी राज्य का, किसी राज्य के ज़िले का, किसी शहर का, किसी गांव का, ठीक है, तो दोस्तों एक पर्टिकुलर जगह का अध्ययन करना चाहते हैं, तो इस केस में हमारे को लिए क्या होगा? ग्लोब उतना उपयोगी साबित नहीं हो सकता, या यूँ क्या आप कह सकते हैं कि होगा ही नहीं अच्छी तरह से, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या फ़ायदा करता है? तो ऐसी स्थिति में आपको मानचित्र का उपयोग करते हैं हम। तो मानचित्र हमारे लिए उस स्थिति में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होता है। अब बात करते हैं कि मानचित्र होता क्या है। तो दोस्तों, मानचित्र क्या है? मानचित्र, ये देखिए यहाँ पे, मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी भी जगह का मानचित्र बनाना, तो आप क्या करेंगे? एक फ्लैट कागज़ पर या किसी फ्लैट चीज़ पर उस चित्र को, उस पूरे सिटी को या शहर को या ज़िले को या देश के मानचित्र को बना देंगे। उसे खींचा जाएगा और उसी को हम क्या कहेंगे? मानचित्र कहेंगे। लेकिन दोस्तों, मानचित्र कैसा होता है? चपटा होता है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है, क्योंकि पृथ्वी हमारी गोल होती है, तो उसको पूरी तरह से चपटा करने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि मानचित्र हमारी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को, कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तो क्या बन जाता है? उसको हम एटलस कहते हैं। यानी कि अलग अलग तरह के, अलग अलग प्रकार के मानचित्रों को जब आप एक साथ जोड़कर एक पुस्तक की तरह बना देते हैं तो उसको आप एटलस कहते हैं। यानी कि एटलस क्या है? मानचित्रों की एक पुस्तक है। उसके बाद दोस्तों, एटलस विभिन्न प्रकार तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होती है। मानचित्र से ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि ग्लोब में आपकी लिमिटेशन है, लेकिन मानचित्र में आप किसी छोटे से जगह को, ज़िले को आप बड़े पैमाने पर देख सकते हैं। तो मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले जो आप मानचित्र का प्रकार है वो है भौतिक मानचित्र। तो भौतिक मतलब दोस्तों क्या होता है? जो चीज़ें हमें दिखती है उनको हम भौतिक, उनके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, जैसे पर्वत,
पठार, मैदान, नदी, महासागर, इन सबको अगर हमको दर्शाना है तो हमको मानचित्रों की आवश्यकता है। कौन से मानचित्र? भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं उनको। ठीक है दोस्तों। अगला है राजनीतिक मानचित्र। अगर किसी राज्य, नगर, शहर, गांव या विश्व के किसी देश या राज्य की जानकारी या उनकी सीमा मतलब बॉर्डर, उसके बारे में हमें जानकारी चाहिए होती है तो हम राजनीतिक मानचित्र की आवश्यकता पड़ती है। इसको फिजिकल मैप कहते हैं, इसको पॉलिटिकल मैप कहते हैं। और दोस्तों अगला देखते हैं। अगला क्या है? थीमेटिक मानचित्र। ये देखिए दोस्तों, थीमेटिक मानचित्र है, थीमेटिक मैप। इसमें क्या होता है कि कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने इंडिया का पॉलिटिकल बना लिया, तो उसमें आपको क्या होगा कि आपके पास सभी तरह की राज्य जो हैं, जो भी 28 राज्य हैं, उनकी जानकारी आपको पॉलिटिकल मानचित्र से मिल जाएगी। लेकिन सेम अगर आप दोबारा बनाते हैं इंडिया का, लेकिन इसमें क्या होगा, विशेष जानकारी मिलेगी। जैसे सड़क के बारे में, इसमें सिर्फ सड़क के मानचित्र होंगे सभी राज्य, लेकिन सिर्फ आपको सड़कें दिखेगी इसमें। वर्षा का मानचित्र, जंगल का मानचित्र, किसी उद्योग का मानचित्र, यानी कि किसी विशेष प्रकार का मानचित्र होगा जो आपको विशेष जानकारी प्रदान करेगा। ऐसे मानचित्रों को आप थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मानचित्र के प्रकार आपने देखे। अब देखते हैं अगला क्या पॉइंट है। तो इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। तो मानचित्र दोस्तों जब बनाया जाता है तो उसमें 3 चीज़ों का बड़ा महत्व होता है। वो होता है, तो दोस्तों हम उसे घटक कह सकते हैं। अगर आपको घटक नहीं समझ में आता तो मैं आपको बताऊँ। जैसे मान लीजिए आपने चाय बनाई, तो चाय बनाने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो चीनी, चाय पत्ती, पानी, दूध। तो इन सब चीज़ों से मिलकर क्या बनती है, हमारी चाय तैयार होती है। तो ये जो दोस्तों है ना, इसको आप चाय के घटक कह सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जब आप मानचित्र बनाएंगे तो इन चीज़ों के बगैर मानचित्र नहीं बन सकता। क्या क्या है वो? दूरी, दिशा और प्रतीक। तो सबसे पहले हम दूरी के बारे में जानेंगे कि दूरी क्या होता है। तो चलिए हम इसके बारे में आपको बताते हैं। दूरी क्या है? मानचित्र एक आरेखण है, यानी कि एक ऐसी चीज़ है जिसको आप रेखाओं के माध्यम से दर्शाया जाता है, जो कि पूरे विश्व या उसके किसी एक भाग को छोटा कर कागज़ के एक पन्ने पर दर्शाता है। यानी कि पूरी दुनिया के किसी भाग को छोटा करके हम उसको कागज़ पर दर्शाते हैं, या कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। किसी बड़ी जगह को अगर आपको दिखाना है छोटे पेज पर, तो उसको छोटे पैमाने का मानचित्र कहेंगे। लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि जो बीच की दूरी वास्तविक रूप से है वही दूरी मानचित्र पर भी रहे। इसके लिए हम एक अनुपात का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम कहते हैं दोस्तों स्केल कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं उसे पैमाना। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जब कागज़ पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती है, जब कागज़ पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसलिए इस उद्देश्य के लिए हम एक पैमाने को चुनते हैं। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी, यानी कि वास्तविक दूरी होगी एक जो रियल होगी पृथ्वी पर, तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। जैसे मान लीजिए आपको दिखाया जाएगा, आगे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। उदाहरण के लिए देखिए, आपके विद्यालय और आपके घर के बीच की दूरी मान लीजिए 10 किलोमीटर है, तो उसे क्या करेंगे, 10 किलोमीटर को मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर दिखा देंगे। ठीक है, जो हकीकत में 10 किलोमीटर था, मानचित्र पर वो 2 सेंटीमीटर की दूरी दिखा दी जाएगी। तो अब इसमें पैमाना क्या हुआ? तो पैमाना यह हुआ कि 1 सेंटीमीटर का मतलब दोस्तों क्या हुआ? 5 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर का मतलब 5 किलोमीटर हुआ। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका पैमाना हो जाएगा आपके मानचित्र पर। अगर इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। तो चलिए दोस्तों, पैमाने से क्या होता है कि वास्तविक दूरी क्या हो सकती है उसका आपको अंदाज़ा
लग जाता है मानचित्र को देख कर ही। ठीक है दोस्तों, तो छोटे पैमाने वाला मानचित्र किसे कहते हैं, ये देखिए हम आपको बताते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज़ पर दिखाना होता है, यानी कि हकीकत में उनका क्षेत्रफल क्या बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़े हैं और उनको हम छोटा करके दिखा रहे हैं, तो ऐसे मानचित्र के लिए हम क्या करते हैं, जो हम मतलब इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, पूरी प्रक्रिया को छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहेंगे दोस्तों इसको। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक बड़े भूभाग को छोटा करके दिखाया गया है मानचित्र पर, कागज़ पर। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद क्या होगा कि जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग को, जैसे आपके गांव या शहर, तो गांव और दोस्तों बहुत छोटा होता है, तो गांव को आपको कागज़ पर दिखाना है, तब हमें बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। तो ये दोस्तों क्या है, इसको हम कहते हैं बड़े पैमाने का मानचित्र। ठीक है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लेकिन छोटे वाले में क्या था कि 5 सेंटीमीटर की जो दूरी है मानचित्र पर, वो हकीकत में 500 किलोमीटर होती है। यानी कि 500 किलोमीटर एक बहुत बड़ी दूरी को यहाँ पे छोटा सा करके दिखाया, तो छोटे पैमाने वाला मानचित्र। और एक कम दूरी, मतलब जो बहुत ज़्यादा बड़ी दूरी नहीं है, जिसको आप नॉर्मल भी कह सकते हैं, 500 मीटर दोस्तों कोई ज़्यादा नहीं होता, तो उसको अगर जब आप 5 सेंटीमीटर दिखाएंगे तो ये बड़े पैमाने का हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और बात करते हैं क्या है चैप्टर में आगे। दोस्तों कोई भी आपके मन में डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम निश्चित होकर पूछिए, हम आपको निश्चित रूप से जवाब देंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपको एक छोटा सा मानचित्र दिखाया गया है बना करके। ये दोस्तों आप इसको बड़े पैमाने का मानचित्र कह सकते हैं, किसी गाँव का है। तो इसमें आप क्या देखिए, सामुदायिक केंद्र है, पेड़ है, खेल का मैदान है, विद्यालय है, कुआँ है, पोस्ट ऑफिस है, दुकानें हैं, विकास का घर, शीला का घर। तो दोस्तों फलोद्यान, तो दोस्तों कोई गांव है और जिसको दिखाया गया है यहाँ पे। तो दोस्तों ये बड़े पैमाने का मानचित्र है। ठीक है, एक छोटे से गांव को यहाँ पे बड़ा कर दिखाया। पैमाना क्या लिया गया है कि 1 सेंटीमीटर का मतलब कितना, 10 मीटर। 10 मीटर दोस्तों कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो ये तो जो बनाया गया है ये बड़े पैमाने का मानचित्र बनाया गया है यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब देखिए कई बार ये पेपर में आ जाता है कि प्रधान दिग्बिंदु क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे आप दिखाऊंगा मैं आपको प्रधान दिग्बिंदु। ये देखिए, अभी आपको पूरा मैं बताता हूँ। हमने दूरी पढ़ लिया, अब अगला जो हमारा घटक आ गया वो आ गया दिशा। तो अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर ऊ लिखा होता है। तो दोस्तों ऊ का मतलब क्या है, ऊ का मतलब क्या होता है, ऊ का मतलब उत्तर होता है। ये देखिए ऊ का मतलब उत्तर होता है। यहाँ पे पूरा आपको लिख के दिखा दिया है, वैसा मैप रहेगा तो आपको पता चलेगा। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। मतलब क्या पता चलता है कि इससे उत्तर दिशा ऊपर की तरफ है, रियल में उसे उत्तर रेखा भी कहते हैं। जो तीर का निशान बना हुआ है उसको हम उत्तर रेखा भी कहते हैं। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तो तब आप दूसरी दिशाओं के बारे में भी जानकारी आपको पता चल जाती है कि पूर्व किधर है, पश्चिम किधर है, तथा दक्षिण के बारे में भी आपको पता चल जाता है। तो 4.2 में आप देख सकते हैं, 4.2 में यहाँ पे दिखाया गया है कि मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दिखाया गया है। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो ये जो दोस्तों 4 आप देख रहे हैं, ये प्रधान दिग्बिंदु इनको कहते हैं। बीच की 4 दिशाएं ये जो हैं 1, 2, 3 और 4। तो दोस्तों ये भी दिशाएं हैं, इनको क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान को सही तरीके से पता किया जा सकता है, किसी भी स्थान की स्थिति को सही तरीके से पता किया जा सकता है। यहाँ पे दोस्तों देखिए नीचे देखिए दिक्सूचक,
दिक्सूचक का काम क्या होता है, ये आपको दिशा के बारे में जानकारी प्रदान करता है कि उत्तर दिशा किस तरफ होगी। 4.1 में आपको मैंने दिखाई दिया मैप, बड़े पैमाने का मानचित्र था, और दिक्सूचक की सहायता से हमको दिशाओं के बारे में पता चलता है। दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता चलता है। यह दोस्तों क्या है, दिक्सूचक एक यंत्र होता है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसके अंदर चुंबकीय सुई होती है जो हमेशा उत्तर दक्षिण की तरफ होती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अगली जो मानचित्र का घटक है वो है प्रतीक। प्रतीक दोस्तों आप जानते हैं, जैसे चिन्ह, कोई निशानी। तो जब आप मानचित्र पर देखते हैं तो मानचित्र का तीसरा घटक होता है प्रतीक। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़क, पुल, वृक्ष, रेल की पटरियों, कुओं को दिखाना संभव नहीं होता, क्योंकि दोस्तों जैसे वो रियल में है वैसे आप उसको नहीं दिखा सकते मानचित्र पर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस का फ़र्क होता है, पैमाना का बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो इसलिए क्या होता है कि ये निश्चित रूप से तय कर दिया जाता है कि किस चीज़ को किस प्रतीक के द्वारा दिखाया जाएगा। ठीक है, तो हर चीज़ के लिए, पुलिस स्टेशन के, अस्पताल के लिए, सड़क के लिए, रेल की गाड़ी के लिए, पानी के लिए, हर चीज़ के लिए दोस्तों एक प्रतीक तय कर दिया गया है कि इसको हम मानचित्र पर ये चीज़ कहेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपको PO दिख गया, तो PO का मतलब क्या है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए PO दिख गया आपको। PO का मतलब क्या है, पोस्ट ऑफिस। तो PO को पोस्ट ऑफिस आप कहते हैं। उसके बाद ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। तो जैसे ही आपको मतलब मैप में आपको कहीं भी दिख जाएगा PO, यानी कि दोस्तों वो पोस्ट ऑफिस है, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा नहीं समझते तो आप उन निशानों के माध्यम से पता कर सकते हैं। आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते तो आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से आसान जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है। तो दोस्तों जो आप यहाँ पे ये प्रतीक देख रहे हैं चीज़ों के लिए, जैसे रेलवे के लिए क्या है, सड़कों के लिए क्या है, नदी के लिए, कुएं के लिए क्या है, ये दोस्तों आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाएंगे तो आपको इसी प्रकार के चिन्ह हर जगह मिलेंगे। ये विश्वव्यापी भाषा होती है मानचित्र की, यानी कि पूरी दुनिया में यही भाषा चलती है मानचित्र पर। तो इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति तय कर गई है कि हम ये प्रतीक इन इन चीज़ों के लिए प्रयोग करेंगे। तो ये जो है इसको हम कहते हैं ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ रूढ़ प्रतीक 4.3 में आपको दिखाए गए हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया चित्र के माध्यम से। उसके बाद विभिन्न रंगों का उपयोग भी किया जाता है। जैसे मान लीजिए नीले रंग का इस्तेमाल किया जाता है पानी के लिए, जहाँ कहीं भी पानी इकट्ठा हो, जलाशय। भूरे रंग का किया जाता है पर्वत के लिए, पीले रंग का पठार के लिए, हरे रंग का मैदान के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है रेखा चित्र। रेखा चित्र क्या होता है, रेखा चित्र एक आरेखण है, यानी कि रेखाओं के माध्यम से उसको बनाया जाता है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। अब दोस्तों इसके लिए आपको मैं एक बिल्कुल आसान तरीका बताती हूँ। मान लीजिए कोई आपका दोस्त है जो कि आपके घर को उसने देखा नहीं है, तो वो आप क्या करेंगे, उसको एक रफ कागज़ पर एक हाथ से, एक आपके घर से उसके घर से, आपने उसका घर देखा है तो आप उसके घर से अपने घर तक एक उसको मैप बना के देंगे। उसमें आप लिखते चले जाएंगे ये गली आएगी, उसके बाद ये दुकान होगी, उसके बाद इधर नहीं जाना है आपको, सीधा जाना है, ऐसे मुड़ना है, तो सब कुछ आप उस पर तैयार कर देंगे। तो दोस्तों रेखा चित्र क्या होता है, एक आरेखण तो है, एक मानचित्र तो है, ठीक है, लेकिन ये एक रेखा चित्र इसलिए कहा गया है क्योंकि ये दोस्तों किसी पैमाने पर आधारित नहीं होता। किस पर आधारित होता है, याददाश्त पर आधारित होता है, या स्थानीय प्रेक्षण, यानी कि जो आपने चीज़ें अपने अगल बगल में देखी है उन पर आधारित होता है। तो कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं और आपको जानकारी नहीं है, तो आप अपने दोस्त को ऐसा एक कच्चा आरेखण बनाते हैं। इसी आरेखण को दोस्तों क्या कहते हैं, रेखा चित्र कहते हैं, यानी कि एक ऐसा आरेख
जिसको बिना पैमाने की सहायता से बनाया जाए उसे रेखा चित्र कहते हैं। अगर आपका ज़्यादा नंबर का आता है तो आप उसमें लिख सकते हैं कि यह याददाश्त पर आधारित होगा, स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होगा। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला दोस्तों है खाका। खाका क्या होता है? एक छोटे क्षेत्र का यानी एक छोटी क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या होता है दोस्तों? खाका कहा जाता है। मान लीजिए एक छोटा सा क्षेत्र, एक छोटा गांव है, उसका आपने बड़े पैमाने पर बना दिया तो उसी को दोस्तों क्या कहेंगे? हम रेखा चित्र कहेंगे। एक बड़े पैमाने वाला मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखा का चित्र का खींच सकते हैं, जिसे खाका कहते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपको किसी घर का मानचित्र बनाना है, घर का आपको प्लान तैयार करना है, मानचित्र नहीं कहेंगे उसको दोस्तों क्या कहेंगे? खाका। आपने एक घर का पूरा रेखा चित्र तैयार किया जिसको खाका कहा, क्योंकि उसके अंदर आप उस घर के दरवाजे, खिड़कियाँ, चौड़ाई, लंबाई सब चीज़ों को दिखा पाएंगे, जो कि एक मानचित्र में कभी भी संभव नहीं हो सकता, ग्लोब पर संभव नहीं हो सकता। तो दोस्तों अभी तक आपने क्या सीखा कि हर चीज़ का अपना महत्व है। ग्लोब का दोस्तों अपना महत्व है, ठीक है, मानचित्र का अपना महत्व है, और खाका का अपना महत्व है, और आरेखन का अपना महत्व है, रेखा चित्र का अपना महत्व है दोस्तों, ठीक है। अब मैं चले चलता हूँ आपको एमसीक्यू की तरफ। अगर दोस्तों आपने एमसीक्यू कर लिए तो डेफिनेटली आपने पार्ट पढ़ लिया है। अगर आप नहीं भी कर पाते तो आप वीडियो को बार बार देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके दोस्तों पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन जो आपके समझ में ना आए वो आप हमें पूछ सकते हैं, हम आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को क्या कहेंगे? राजनीतिक नहीं, भौतिक नहीं, क्या कहेंगे दोस्तों? थीमेटिक, क्योंकि इसमें सिर्फ वृक्षों के बारे में जानकारी, किसी भी स्पेशल चीज़ के बारे में जानकारी दी जा रही है। नीले रंग का इस्तेमाल किस लिए होता है? जलाशय के लिए, पर्वत के लिए और मैदान के लिए नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। दिक्सूचक क्या होता है? प्रतीकों को दिखाने के लिए नहीं, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए नहीं, दूरी मापने के लिए नहीं। तो दोस्तों किसके लिए होता है? सेकंड के लिए। मैंने इसमें नहीं इसलिए बोला था कि आप लोग सोचने लग जाए कि क्या होगा फिर तो तीनों नहीं है। तो फिर देखते हैं अगला। तो पैमाना आवश्यक है किसके लिए? मानचित्र के लिए, रेखा चित्र के लिए या प्रतीकों के लिए? तो दोस्तों किसके लिए पैमाना आवश्यक है? तो पैमाना जो होता है मेन जो आवश्यक होता है वो होता है मानचित्र के लिए, ठीक है। प्रतीकों के लिए तो कोई आवश्यकता ही नहीं होती। तो ठीक है दोस्तों, पार्ट आपका मैंने पूरा करा दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है पार्ट से रिलेटेड तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट करके, हम आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और दोस्तों चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसी तरह के वीडियोस के लिए, अपनी नॉलेज को अपडेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड तक भी हमारे चैनल के बारे में जानकारी पहुंचाइए ताकि वो भी अपनी नॉलेज को अपडेट कर सकें, ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो, और हमारे द्वारा बताया गया जो ज्ञान है आपके एग्ज़ाम, आपके पेपर में आए। अगर दोस्तों आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, बैंकिंग वगैरह किसी की भी, यूपीएससी किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी हमारी वीडियो देखकर उससे नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक्स दोस्तों।